बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डायरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे और सबसे पहले सिंध हुकूमत को हर वक्त टारगेट भी किया जाता है, लेकिन सिंध हुकूमत अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उनको भी दिखाना चाहिए, हमें चाहिए कि उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सिंध हुकूमत कुछ बेहतर निज़ाम भी कर रही है, बेहतर इंतज़ामात भी कर रही हैं ये आवाम के हवाले से। तो अब हम आपको ये ख़बर दिखाते हैं कि ये हुकूमत सिंध और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाड़काना के अश्तराक से लाड़काना में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल जो है लोगों के लिए तोहफ़ा दिया गया है। इस अस्पताल में जो है मुफ्त में इलाज किया जाता है, कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। उसके साथ साथ वहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो है कोई भी अद्वियात, जितनी भी अद्वियात हैं वो भी जो है मुफ्त में दी जा रही हैं। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वहाँ पर आ रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो है वहाँ पर लोग जो हैं इलाज करवाने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ 24 आवर्स जो हैं वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और कोई भी शख्स जो है उनसे टेलीफोन लाइन के थ्रू भी जो है उनसे ले सकता है कि सेहत के हवाले से मालूम कर सकता है कि ये इशू हो रहे हैं और आप क्या कह सकते हैं। तो उस पर भी टेलीफोन लाइन पर भी जो है वो आपके लिए हाजिर हैं और आपको बताएंगे कि क्या कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, कौन सी टेस्ट करवानी है। ये भी आपको, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है जो सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना की आवाम के लिए चिल्ड्रन अस्पताल का जो है ये तोहफ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चिल्ड्रन अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर 500 मरीज़ों की देखभाल की जाती है। ये एक बहुत अच्छी जो है सहूलत है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया है। इस पर हम जो है तफसीली बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर तापिश जो हैं उनसे बात कर सके और उनसे मालूमात ले सके कि वहाँ पर क्या सूरत हाल हैं और कैसे वहाँ पर हैं। जी, इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मैम तापिश। अस्सलाम वालेकुम मैम तापिश। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम ताबिश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी अच्छा मैम, ये हुकूमत सिंध और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है उनकी लाड़काना में जो ताउन से दोनों ने एक के साथ मिलकर जो है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है और आवाम को जो खास तौर पर तोहफा दिया है। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चाइल्ड लाइफ को अब 10 साल हो गए हैं। हमने शुरू किया था 2010 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके सिविल अस्पताल कराची से, और आज तकरीबन हम 10 इमरजेंसी रूम चला रहे हैं सिंध में और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के ताउन से, और कुछ 36 लाख के करीब बच्चों का हम इलाज आज तक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना सिर्फ शहर बल्कि हम देहाती इलाकों में भी पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो हमारे 20 टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स चल रहे हैं पूरे सिंध में, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ ही, और 12 के करीब टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स चल रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि कितनी मरीजों की जो है देखभाल की जाती है वहाँ पर, अगर लाड़काना की बात करें हम? देखिए, लाड़काना में इटसेल्फ डेली हमारे 200 से 250 बच्चे आते हैं। अच्छा। जिसमें से ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। तो हमारे इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने का मकसद ही यही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कुछ 4 लाख के करीब बच्चे 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सालाना मर जाते हैं। और रिसर्च का कहना यह है कि 80% वो बच्चे हैं जिनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंटेबल डेथ है मतलब, और 50% वो हैं जिनको हम अगर इमरजेंसी केयर सही से चल रहा हो तो उनकी डेथ नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि कोई बच्चा नमूनिया से पहले दिन ही उसका इंतकाल नहीं हो जाता। तो नमूनिया कॉम्प्लिकेट होता है, बुखार तेज होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, फिर उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। नमूनिया इटसेल्फ कोई 90,000 बच्चे साल के नमूनिया की वजह से मरते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। तो इमरजेंसी केयर का फायदा ये होता है कि बच्चा जो क्रिटिकल कंडीशन में लाया जाता है उसको फिर स्टेबल किया जाता है, भले वो किसी भी कंप्लेन से हो। तो हमारा स्टाफ फुल्ली ट्रेंड है, मुफ्त दवाइयां हैं, मुफ्त इलाज है, और कम्प्लीटली पेपरलेस एनवायरनमेंट है। सब सिस्टम बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है। जब कोई मरीज आता है वो टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करता है, और फिर उसी टोकन नंबर पर उसका पूरा इलाज ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद होता है कि मॉनिटर किया जाए कि डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
फार्मासिस्ट सही दवाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ लाड़काना की अगर आप बात करें तो 200 से 250 बच्चे सिर्फ लाड़काना की इमरजेंसी रूम में आते हैं। अच्छा मैम, और अगर बलूचिस्तान की बात करें जहाँ पर ये सेंटर है, उस वहाँ पर भी यही जो है डेली बेसिस पर इतने बच्चे आते हैं इलाज करवाने के लिए मरीज? जी, एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी 10 ER में रोजाना एवरेज के करीब 150 से 200 बच्चा आता है। किसी इमरजेंसी रूम में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन एवरेज यही है। क्योंकि लाड़काना बहुत सारी ज्यादा इलाकों को केटर करता है, बहुत सारे देही इलाके लाड़काना के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो वहां से बच्चे फिर इस अस्पताल में आते हैं तो ज्यादा तादाद होती है। इसी तरह से हमारी क्वेटा की इमरजेंसी रूम में भी, संदेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल में हमारी इमरजेंसी रूम है, वहां पर भी बहुत बच्चे आते हैं, 150-200 के करीब डेली। इसी तरह से जो कराची में NICH है, जो सिंध का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, वहां पर भी तकरीबन 200 से 250 बच्चा रोजाना आते हैं। अच्छा मैडम, ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो है कितने मरीज जो हैं एडमिट है वहाँ पर लाड़काना के हॉस्पिटल में अगर बात करें हम तो? देखिए, लाड़काना का जो हॉस्पिटल है वो 55 बेडेड हॉस्पिटल है, 55, और तकरीबन 100% ऑक्यूपाइड रहता है हर वक्त। कई दफा तो ऐसा होता है कि एक बेड पे आपको 2-2 बच्चों को इलाज करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी बच्चे को मना नहीं करते, वापस नहीं भेजते, क्योंकि जो गरीब माँ बाप हैं वो बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपने बच्चे को लेकर आते हैं, और वो गवर्नमेंट के ही अस्पताल में आएंगे। आप लाख अपनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, उनको बता दें, लेकिन गरीब बंदा जो है वो गवर्नमेंट के ही अस्पताल में आता है। इसीलिए हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हमने इमरजेंसी रूम को मॉडर्नाइज किया है और अब उनको चला रहे हैं। तो एट अ टाइम जितने भी दुनिया भर में इमरजेंसी केयर का जो मिनिमम स्टे होता है वो 3 से 4 घंटे होता है। हमारे यहाँ बच्चे 1 से 1.5 दिन भी रहते हैं, क्योंकि वार्ड में एडमिशन लेट हो जाते हैं या वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं होते, तो फिर हम बच्चों को घर वापस नहीं भेज सकते, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो फिर उनको वहीं पे इलाज किया जाता है। अच्छा मैडम, अगर मैं मजीद ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर मजीद जो है सहूलियात के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी सहूलियतें दी जा रही है? देखिए, जब बच्चे को आप लेकर आते हैं तो सबसे पहले बच्चे के माँ बाप को टोकन दिया जाता है 1 नंबर के, फिर उसके बाद उस बच्चे के वाइटल्स लिए जाते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ट्रियाजिंग होती है, वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी रूम में होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को उसकी कंडीशन के मुताबिक डिफरेंट स्टेजेस पे फिर रखा जाता है। जो अगर बच्चा बहुत क्रिटिकल है तो उसको फौरन तिब्बी इमदाद दी जाती है, और अगर थोड़ा सा उसकी बेहतर है हालत तो फिर उसको 1 घंटा इंतजार करा सकते हैं या आधा घंटा इंतजार कर सकते हैं। जो WHO के प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक बच्चे को फिर फर्दर स्टेजेस पे ले जाया जाता है। हाँ, अगर बच्चा बहुत क्रिटिकल होता है तो हमारी जो नर्स है वो ऑन ग्राउंड होती है, वो बार बार बच्चे को, देखिए छोटा बच्चा अपनी तबीयत के बारे में बता नहीं सकता, और अक्सर जो माँ बाप होते हैं गरीब, उनको पता नहीं होता कि सिम्टम्स क्या है, डायरिया के सिम्टम्स क्या है, या निमोनिया के सिम्टम्स क्या है, या बच्चे की सांस रुक रही है, या सांस उखड़ रही है। तो फिर नर्स वो बार बार बच्चों को मॉनिटर करती है, और अगर कोई बच्चा बहुत क्रिटिकल होता है तो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी टोकन के उसको फिर रश किया जाता है रिसर्सिटेशन रूम में। रिसर्च रूम में ये होता है कि वहां पर डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद होते हैं, वहां पे सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स मौजूद होती हैं। तो किसी भी माँ बाप को ये पर्ची नहीं पकड़ाई जाती कि आप जाइए वहां से ये दवाई ले आइए, या वहां से ये मास्क ले आए, या वहां से ये इंजेक्शन ले आए। सारा कुछ उस ही कमरे में मौजूद होता है जो उस वक्त उस बच्चे की जान बचा सकता है। फिर जब वो बच्चे की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है तो फिर उसको स्टेप डाउन एरिया में शिफ्ट किया जाता है, वहां पर उसको फर्दर मॉनिटर किया जाता है। फिर उसके बाद डिसाइड करता है डॉक्टर उसकी कंडीशन की बेसिस में कि उसको एडमिट करना है या डिस्चार्ज करना है। अच्छा मैडम, ये तो बहुत अच्छी आपने सहूलतें बताई है जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और आपकी जानिब से जो है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जानिब से ये अच्छा काम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। जैसे ही हमने देखी ये खबर तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम में जो है आपको भी लेते हैं, उस के हवाले से जानते हैं कि आखिर चिल्ड्रन अस्पताल में और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है उसमें वो दोनों जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो काम किया जा रही है एक बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि क्या जैसे आपने टोकन की बात की, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वहाँ पर टोकन पर जो है सिफारिश भी चलती है, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसी कोई शिकायत आपको मौसूल हुई है? यहाँ पर कोई फेवरिज्म चलता है वहाँ पर?
नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत मौजूद, अगर आप आवाम को सही सहूलत देंगे तो वो आपके साथ ताउन करेंगे। तो वो देखते हैं जैसे कि सही इलाज हो रहा है, सही दवाई मिल रही है, सही डॉक्टर्स हैं, सही स्टाफ है, तो वो फिर बिल्कुल आराम से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब ये टोकन का मकसद ये नहीं है कि किसी को भी आप बीच से टोकन दे दें, ये कंप्यूटर ही टोकन जनरेट करता है और वो सारा कुछ वहीं से उस सिस्टम में जाना शुरू हो जाता है। उस मरीज के टेम्परेचर कितना है, एज कितनी है, उसको क्या दवाइयां दी गई हैं, कितने दिन वो रहा, कितने दिनों में उसका क्या इलाज हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, उसके कोई इंजेक्शंस बाकी हैं तो फिर उसको एसएमएस जाता है। मतलब फुल कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इसमें सिफारिश का तो कोई मतलब कोई मुमकिन ही नहीं है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुई भी नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सूबाई हुकूमतों के तावन से ही मुमकिन है, क्योंकि अगर हम साथ मिल के काम करेंगे तो फिर वो काम बढ़ से बड़ा होता चला जाएगा दिन ब दिन। अच्छा मैडम, ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है कैसे काम करती है? देखिए, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सबसे पहले तो 2010 में जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में था, जब सैलाब आए थे बहुत बुरे, आपको याद होगा, जी। तब फिर एक इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की आवाम से ये सवाल किया था कि ये तो एक नागहानी है, लेकिन अवाम इस बारे में क्या कर रही है। तो हमारे एक ट्रस्टी ने ये जब टीवी पे देखा तो उन्होंने जाके देखा कि वाकई बहुत बुरा हाल था कराची के सिविल अस्पताल का। उन्होंने फिर ये बेड़ा उठाया कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम या तो पेंट कर लें, कुछ दवाइयां डोनेट कर दें और फिर हम चले जाएं, या तो हम ये मुश्किल काम अपने सर लें और इसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर ठीक करें और चलाते चले जाएं। तो फिर वहां से सिविल अस्पताल के तावन से हमने वहां की पहली इमरजेंसी रूम, बच्चों की इमरजेंसी रूम चलाई। फिर उसके बाद NICH जो जिना का बच्चों का अस्पताल है वहां पर चलाया। फिर उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने जब NICH का विजिट किया तो उन्होंने फिर कहा कि ये बात कोरंगी में भी खोली। तो कोरंगी नंबर 5 के अस्पताल में हमने खोला, फिर लियारी, अब्बासी, और फिर उसके बाद नवाबशाह, लाड़काना, हैदराबाद, सखत, और फिर हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इनवाइट किया कि आप आइए और हमारा जो संदेमंद अस्पताल है वहाँ की बच्चों की इमरजेंसी रूम में अडॉप्ट करें। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इन 2 सूबों के बाद अब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पंजाब में भी जा रहा है। तो वहाँ का जो अस्पताल है, मेयो अस्पताल, वहाँ के जो बच्चों की इमरजेंसी रूम है वो भी हम इंशाल्लाह कुछ अरसे में मॉडर्नाइज करके चलाना शुरू कर देंगे। अब मैं जहाँ लफ्ज मॉडर्नाइज कह रही हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी AC या अच्छा पेंटेड एनवायरनमेंट हो। उसका मकसद ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं बच्चों की इमरजेंसी केयर के, उसके तहत हमारी इमरजेंसी केयर चलती है और वो मॉनिटर होता है, क्योंकि सारा सिस्टम बेस्ड है। कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है वो सब मॉनिटर होता है, फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पब्लिक सेक्टर का वाहिद वो डिपार्टमेंट है जो ISO सर्टिफाइड है। तो क्वालिटी पे हमारा बहुत फोकस है। वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स हो या वो लोकल हम अपना डिप्लोमा करवा रहे हैं और स्पेशल सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवा रहे हैं डाओ के साथ मिलकर, जो कि स्पेसिफिकली इमरजेंसी मेडिसिन की हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर है उसको बच्चों की इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पता हो, क्योंकि बच्चों की इमरजेंसी मेडिसिन कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एडल्ट से। क्योंकि बच्चा उस तरह बता नहीं सकता अपनी हालत, उसकी कम्प्लीटली ट्रीटमेंट अलग है। जरा सा भी दवाई में ऊंच नीच हो जाती है तो बच्चा तो अपनी जान खो बैठता है ना, और माँ बाप को तो पता ही नहीं होता कि ये एज के हिसाब से या वेट के हिसाब से दवाई ऊपर नीचे हो गई है। तो वो सब हमारा सिस्टम बेस्ड है। उससे फायदा ये होता है कि हम उसको मॉनिटर करते हैं और वो मॉनिटर होता है एक पर्टिकुलर डॉक्टर के हिसाब से, क्योंकि एक पर्टिकुलर डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है तो उसने क्या दवाई दी, क्या डोज दी, किस टाइम पे दी, चेक किया वाइटल्स के नहीं किया, तो ये सब कंप्यूटर बेस्ड होता है। दूसरा मैं आपको बताते चलूं कि हमारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स से लेकर एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी वेनम, सारा कुछ इमरजेंसी रूम में ही मौजूद है। किसी एक दवाई या इंजेक्शन के लिए माँ बाप को दर बदर नहीं भटकना पड़ता। अच्छा मैडम, बच्चों में बीमारियां तो बहुत सी होती है, जाहिर बात है, लेकिन वहाँ पर जो आपके ये जो चिल्ड्रन अस्पताल लाड़काना की अगर मैं बात करूं
तो वहाँ पर किस नोयत का इलाज किया जा रहा है? कितने सारी बीमारियाँ जो भी बच्चों में होती है उनका इलाज किया जा रहा है या मखसूस कुछ हैं जो वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, इमरजेंसी रूम जो होता है वो हर किस्म की बीमारी को केटर करता है। अगर बच्चा किसी भी किस्म की बीमारी में क्रिटिकल कंडीशन में है ना, तो वो सबसे पहला जो अस्पताल का दरवाजा एंटर करेंगे ना, वो इमरजेंसी रूम का है। खुदा न खास्ता बच्चे को कैंसर हो, उसकी कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो फिर वो स्टेबल होगा इमरजेंसी रूम में और फिर उसको शिफ्ट किया जाएगा ऑन्कोलॉजी के वार्ड में। अगर बच्चा डूब गया है, वो अगर किसी कंडीशन में आए तो वो फिर स्टेबल किया जाएगा इमरजेंसी रूम में। अगर बच्चा गिर गया है फिर इमरजेंसी रूम में स्टेबल किया जाएगा और फिर फर्दर एडमिशन। तो सारी बीमारियां, डायरिया हो जाए, नमूनिया हो जाए, ड्राउनिंग हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, सेप्सिस हो जाए, किसी भी किस्म की बीमारी के साथ बाप अपने बच्चे को इमरजेंसी रूम में लेकर आते हैं। हम किसी को भी मना नहीं करते, क्योंकि हम तो हमारे स्टाफ 1200 के करीब डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, वो सब ट्रेंड हैं हर किस्म की इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने में। ज़बरदस्त बात की मैडम, ये तो अच्छा इकदाम है, ये तो और भी अच्छा इकदाम है, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में इसलिए आपको इनवाइट किया, आपको तकलीफ़ दी कि इस ये जो हॉस्पिटल हैं इस पर खुलकर बात की जाए, ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि ऐसी जो है हॉस्पिटल्स भी हैं उनमें आप इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो कराची का ही रुख करते हैं, हैदराबाद का ही रुख करते हैं, उनके जहनों पर यही साइकोलॉजी के हिसाब से वही सवार होता है कि अब कराची में डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे हैं, या अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छे हैं। तो अगर ऐसी बड़ी सहूलतें, अगर इतनी बड़ी फैसिलिटी है ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो सिंध हुकूमत की जानिब और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के इश्तराक से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा जो है तोहफा है आवाम के लिए। तो आवाम को भी जानना चाहिए कि यहाँ पर आना चाहिए। और अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं इस वक्त, तो ये हम स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि अस्पताल में जो है कितनी सफाई है, कितना डिसिप्लिन है, और अमले की जानिब से अब अगर आप देखेंगे तो वो कितना जो है मोटिवेट कर रहे हैं और बिल्कुल गाइडलाइन दे रहे हैं जो पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा मैडम, ये भी फरमाएगा कि जो बलूचिस्तान में जो है वहाँ पर कितने सेंटर्स हैं और वहाँ पर कब से काम हो रहा है ये? जी, बलूचिस्तान की पहली इमरजेंसी रूम हमारी 2020 में पिछले साल मार्च में ऑपरेशनल हुई है क्वेटा संदेमन हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारे 12 टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बताना चाहूंगी कि हमारा मॉडल में जो सबसे टॉप पे है वो है इमरजेंसी रूम, जो कि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है सिंध के। और इसके अलावा जो हमारे टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उसका देखिए, टेक्नोलॉजी की तो कोई हद आजकल बाकी रही नहीं, स्पेशली कोरोना के दौरान हम सब बहुत कुछ सीख गए टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसमें होता ये है कि एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, वो घोटकी का हो या वो कश्मोर का हो, वो ठट्टा का हो, मिट्टी का हो, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हाई डेफिनेशन कैमरा और टेलीफोन लगाया जाता है और सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट किया जाता है हमारे सीनियर कंसल्टेंट से, जो कि सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर कंट्रोल रूम है हमारा टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स का। और ये मैं आपको बताती चलूं कि आप शायद इंशाल्लाह ये न्यूज आप तक पहुंचेगी कि आज ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं डॉक्टर अजरा पेशो, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। अच्छा, तो आज ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है। वो चल तो काफी अच्छे से रहा है, लेकिन ये थोड़ा मुझे बताइएगा, क्योंकि प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, ये बताइएगा कि इनॉग्रेशन हो गया है या इनॉग्रेशन होगा? जी, आज ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है जी बिल्कुल, आज ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन चूंकि वो कोविड की वजह से हमने इतना मीडिया को नहीं आ पाए थे, और आज वो कुछ वहाँ पे कंटेनर्स वगैरह लग के एरिया को थोड़ा सा ब्लॉक भी किया हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ उसका फायदा क्या है। उसका फायदा ये है कि वहाँ पे जो बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में आ रहा है ना, उसको वहीं पर ट्रीट किया जा रहा है, ना कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए और वो हमारी इमरजेंसी रूम में आए। एक ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि वहाँ के जो ग्राउंड डॉक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। अब वो हमें कॉल करते हैं कराची के और डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं कि जी ये बच्चे को ये बीमारी है, तो आपके ख्याल में उसको ये दवाई ठीक रहेगी और ये डोजेज ठीक रहेगी। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी अपनी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हो रहा है। वो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हमें ग्रेजुएट किए हुए कुछ साल हो गए, जो लेटेस्ट मेडिकल की ट्रीटमेंट है उससे हमें बहुत फायदा होता है ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स के तहत।
अच्छा मैडम, एक और भी सवाल है मैं आपसे पूछूंगा जो कि शायद इम्पोर्टेंट भी हो, लेकिन ये फरमाइएगा कि बाज़ दफ़ा जब अगर घर में किसी भी अफराद को जो है, किसी भी बंदे को बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तो अक्सर तौर पर यही देखा जाता है कि जो घर के बड़े होते हैं ये कहते हैं भाई पेनाडोल खा लो, आपडान जो टेबलेट है सर के दर्द के लिए वो खा लें, उसके साथ साथ बुखार है तो ये जो है पेनाडोल खा लें, उसके साथ साथ जो है अगर आपको वोमिटिंग महसूस हो रही है तो मोटिलियम पी लें। तो क्या इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं निकलता इस हवाले से? देखिए, वैसे तो मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। वो आपको आर्जी तौर पे शायद आराम पहुंचा देती है, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, वो आज नहीं तो कल होता है। तो डॉक्टर बेहतरीन जानता है कि किस वक्त किस उम्र के हिसाब से आपको कौन सी दवाई और कितनी लेनी चाहिए। ये नहीं होता कि हर उम्र में आप 2 पैराडोल खा ले या 1 पैराडोल खा ले तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये रवायात जो है ना, ये जो रवायात जो है ये चेंज हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर किसी को हल्का बुखार भी है, अगर वो टॉलरेट कर रहा है तो ठीक है, अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो बराए मेहरबानी जो है घर में जो मेडिसिन पड़ी रहती है उनको इस्तेमाल ना करें। मेरा यही ख्याल होता है कि आप जो है बेहतर ये होगा कि कंसर्न डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे आप उनसे मशवरा लें उनसे। लेकिन ये पर यहाँ पर ये होता है कि लॉकर खोला, पेनाडोल पड़ी है, 2 खा ली, 1 खा ली, जो है फिर नहीं। लेकिन ये आप देखिए ना कि यही तो नुकसान होता है। ये आज नहीं तो कुछ अर्से बाद ज्यादा दवाइयां भी जिगर के लिए भी नुकसानदेह हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चों को तो दवाई उनके सिस्टम को इस तरह खराब करती है। अगर आपको नहीं पता कि देखिए बुखार सिर्फ बेवजह तो नहीं होता ना, बुखार की कोई ना कोई वजह होती है, तो वो आप नहीं गैस कर पाते या आपको नहीं पता चल सकती, तो डॉक्टर तो जानता है ना, उसने तो पढ़ा लिखा है, ट्रीट करता है हजारों पेशेंट्स को। तो मेरी भी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी और मेरी भी यही गुजारिश है सबसे, और इसीलिए हमने इमरजेंसी रूम्स खोले हैं इन इलाकों में और टेलीमेडिसिन खोले हैं देहाती इलाकों में, क्योंकि बच्चा तो ज्यादातर अपनी कंडीशन नहीं बताता ना, तो उसकी सिम्टम्स देखकर डॉक्टर जान सकता है कि इसको किस किस्म की बीमारी है और किस किस्म की उसकी दवाई उसकी एज और वेट के मुताबिक ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चे की भी एज से ज्यादा उसकी वेट भी इम्पोर्टेंट होती है। दवाई किस मिलीग्राम में देनी है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन बहुत फोकस देता है इन सब चीजों में। जी जी। जरा सा भी ग्रामेज का डिफरेंस जो है दवाई में, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड दवाई की बात नहीं करी, बहुत सिंपल सा सेलाइन या बहुत सिंपल सी भी जो दवाई है, पैनाडोल भी आप ले लें, उसकी डोजेज के फर्क से बच्चे की जान जाने का खतरा होता है। अच्छा। ये माँ बाप को एजुकेट करने की जरूरत है, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सब माँ बाप को गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत करें, डॉक्टर्स को दिखाएं। यही वजह है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके हम आपके इलाके में इतनी जबरदस्त इमरजेंसी रूम लेकर आए हैं। इसके अलावा देही इलाकों में आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का सैटेलाइट सेंटर मौजूद है, हर सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट, और इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक हम हर तहसील में भी मौजूद होंगे। जी, थैंक यू सो मच मैडम ताबिश शहजाद, आपने हमें टाइम दिया, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने ये देखी खबर, और ये एक सिंध हुकूमत का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इक़दाम है। आपने देखा हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद थे ताबिश शहजाद, जिन्होंने यही कहा कि वहाँ पर फ्री में अद्वियात मिलती हैं, फ्री में इलाज किया जाता है, कंप्यूटराइज जो हैं टोकन लिए जाते हैं। उसके साथ साथ आप अगर बच्चे को लेकर रूम पर जाएंगे तो वहाँ पर हर कुछ आपको मिलेगा, दवाई हर चीज़, मतलब आपको भागना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ बाहर से लेनी है या मास्क लेना है। इवन कोई भी एक भी छोटी से छोटी चीज़ है जो वो भी आपको उसी रूम में मिलेंगी। तो ये एक अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत का, और उसको जो है मैं यही कहूँगा कि सिंध हुकूमत का ये काबिल एतराफ़ जो है ये फ़ैसला है जो कि उन्होंने किया है, ये एक बड़ा तोहफ़ा है जो आवाम को दिया है। नाज़रीन, एक और भी खबर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि हुकूमत सिंध और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाड़काना के अश्तराक से जो हैं
लाड़काना में चिल्ड्रेन हॉस्पिटल जो है वहाँ पर बनाई गई, उसके लिए आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और उसके साथ साथ जैसे कि हमारे साथ जो डायरेक्टर तापिश जो शहजाद जो थी हमारे साथ, उन्होंने तफसीलियन हमें इस हॉस्पिटल्स के बारे में बताया कि ये फैसिलिटीज़ है, फ्री में जो है इलाज हो रहा है, उसके साथ साथ फ्री में अद्वियात मिल रही है, वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताया कि डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा जो कि हेल्थ मिनिस्टर है सिंध की, उन्होंने भी इस हॉस्पिटल का जो है इनॉग्रेशन भी किया है। उसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त तक 26 लाख जो हैं पेशेंट्स का हमने इलाज किया है, और उसके साथ साथ 20 जो हैं उनके पास सेंटर्स हैं। ये अच्छी अस्पताल हैं, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन सब वालिदैन से कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को जो है वहाँ पर दिखाएं और उनसे फ़ायदा लें, ना कि सिर्फ कराची या हैदराबाद का रुख करें या बड़े बड़े शहरों का रुख करें। आप वहीं से ही बैठ के वहीं से इलाज करवा सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह ताला कुछ ही टाइम में, विद इन शॉर्ट टाइम जो है हर तहसील में जो है ये सेंटर जो होगा और वो वहाँ पर जो है इलाज करवा सकेंगे। ये आपको नाज़रीन हमने ख़बर दिखाई। बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की जानिब, जो कि मोरो से हम शामिल करेंगे। मोरो शहर में रात गए पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है वहाँ पर मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में जो है 3 डाकू जो हैं गिरफ्तार भी हुए। उसके साथ साथ पुलिस की फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में जो है एक डाकू जो है वो ज़ख्मी हुआ है, और बताया ये जा रहा है कि 9 अफराद वहाँ पर डाकू जो थे 9 थे, और 9 में से 6 जो हैं वो फ़रार होने की इत्तला भी सामने आ रही है। उसके साथ साथ 3 जो हैं गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने। ये पुलिस जो है हॉस्पिटल में इस डाकू के जो तफ्तीश भी कर रही है, पूछ रही है कि क्या क्या है इसमें, ये सवालात भी कर रही है। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोरो से SHO खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अली अकबर खोखर साहब, ये रात के जो एक मुकाबला हुआ है इसके हवाले से बताइएगा हमें। हाँ सर, रात को जो पुलिस हमारी पेट्रोलिंग में थी, जी वो उधर नेशनल हाईवे पे 2 मेल आए। वो 2 मेल के अचानक 9 अफराद रोड पे निकल आए थे और रॉबरी करने के इरादे से। तो इधर जो पुलिस गई थी वो उन्होंने फायरिंग की थी। फिर आमने सामने जो फायरिंग हुई थी, मुकाबला हुआ था जी। और उसके बाद जो मुकाबले के बाद एक जो मुलजिम उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, 2 जो और वो भी गिरफ्तार हुए थे। अच्छा सर, टोटल डाकू कितने थे? टोटल 9 थे। अच्छा 9 थे, 3 गिरफ्तार के लिए 6 फरार हो गए। हाँ 6 फरार हो गए, 3 गिरफ्तार हुए थे। अच्छा सर ये जी बताएं जी, बताएं सर बताएं। 3 गिरफ्तार हुए थे, उनके कब्जे में 3 असला थे, 2 पिस्टल थे, 1 रिपीटर था। वो भी मिले थे। अच्छा वो भी बरामद हुई हैं। अच्छा सर, ये डाकुओं की जानिब से भी जो है वो जवाबी फायरिंग की पुलिस की जानिब से? क्या? मैंने कहा डाकुओं की जानिब से भी पुलिस पर फायरिंग की गई? हाँ, फायरिंग दोनों पार्टी की तरफ थी। अच्छा, डाकुओं को भी थे, पुलिस की भी थी। अच्छा सर, इससे पहले भी जो है एक वहाँ पर पुलिस पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में वहाँ पर पुलिस का जवान जो था शदीद जख्मी हो गया, उसके बाद जो है वो फौत भी हो गया था। क्या ये जो डाकू हैं ये वही हैं, उनसे कुछ कनेक्शन है इसका, या वो और डाकू? नहीं, वही मान रहे थे। तो हमने जो वो उधर भी बराबरी की थी, लेकिन वो उधर मुकाबला हुआ था, उसमें एक सिपाही जो जख्मी हुआ था, वो भी जुर्म हमने किया है। हाँ, उसके बाद जो इधर नेशनल हाईवे पे काफी और भी जो क्राइम किया है उन्होंने, वो भी मान रहे थे। टोटल सर कितने केसेस में ये मतलूब है? ये 3 केस में है। अच्छा हाँ, 3 केस हैं, अभी 3 केस और हो गए। अच्छा, और तकरीबन 6 केस हो गए। अच्छा, तो ये जो 6 अफराद जो थे वो फरार हो गए, उसके आपने कुछ छापे मारे हैं उसके पकड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल मार रहे हैं वो उनके। हाँ। अच्छा अली अकबर खोखर साहब, आप पहले भी मोरो शहर में जो है SHO रह कर गए, आपको तो ज़्यादातर पता होगा कि मोरो के हवाले से कि कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं, लेकिन मंशियात के हवाले से अगर हम बात करें तो मंशियात जो हैं वहाँ पर जो है उरूज पर हैं, इसके लिए आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की है, या कौन सी स्ट्रेटजी है कि इनको जो है रोकथाम के लिए मंशियात की? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की है, काफी बंदे अरेस्ट किए हैं। उनके ऊपर जो केस दर्ज किया है, चरस का किया है, जेडेकी का किया है, विस्की का किया है, वो सारे अभी बिल्कुल वो कंट्रोल है। अभी वो जो मंचार वगैरह बिल्कुल बंद है। अच्छा बिल्कुल बंद है? हाँ बिल्कुल बंद है। अच्छा सही है सर। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि ये जो मुकाबला हुआ पुलिस और डाकू के दरमियान, ये कितने वक्त का चला, कितने मिनट्स का चला ये?
हाँ, ये तकरीबन 1 बजे शुरू हुआ था। हाँ, 5 मिनट मुकाबला हुआ था। 5 मिनट मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में सिर्फ डाकू जो हैं जख्मी हुए, 3 गिरफ्तार हुए, पुलिस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो महफूज रहे थे। अच्छा, महफूज। अच्छा सर, एक और भी बाद में आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले जो हैं ये जो मोरो शहर में जो वहाँ पर नेशनल हाईवे है, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको रोक कर उनसे जो हैं पैसे छीनते हैं, उनको मारते हैं ये लोग। तो ये क्या हो रहा है मोरो शहर में? क्योंकि पहले तो नहीं होता था ऐसा, अब मोरो शहर में वो भी नेशनल हाईवे के ऊपर ये वारदातें हो रही है। 1-2 वारदात हुई थी, अभी तो बिल्कुल वो बंद है, अभी कोई वारदात नहीं है। ये मेरे टाइम में तो पहली वारदात हुई थी जो गिरफ्तार की है। मैं उमूमन जनरली बात कर रहा हूँ मोरो के हवाले से, मोहम्मद अमान के हवाले से। नहीं नहीं, अभी तो नेशनल हाईवे क्राइम नहीं है, पहले जो 1-2 मरतबा हुआ है। तो सर मोरो ये नेशनल हाईवे पर तो चेक पोस्ट भी होती है ना, चेक पोस्टें होती है, वहाँ पर गश्त भी होता है। तो ये कैसे, मतलब नेशनल हाईवे पे एक रात को 20-25 जो है ट्राले रोक कर उनसे जो है पैसे रकम जो है छीन रहे ये बंदे आराम से, और वो चले भी जाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। पुलिस तो उधर टिकट भी होती है। पहले भी 1-2 मरतबा जो उनका जो मुकाबला हुआ है, वो पुलिस हमारी उधर टिकट पे थी, उन्होंने फायरिंग किए थे, ये भाग गए थे। वहाँ पर सर जो सिपाही की आप जिस जवान की बात करें, उनका लास्ट में स्टेटमेंट भी था, उन्होंने ये कहा कि वो 25 गाड़ियों को जो है वहाँ पर रोक रहे थे। उसके साथ साथ जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो पठान थे ब्रादर, वो जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने पुलिस को कहा कि हमें आप हथियार दें, हम लड़ते हैं उनसे। लेकिन पुलिस ने जो जाहिर बात है उन्होंने खुद कहा कि हम खुद कार्रवाई करेंगे, आप साइड पर हो जाएं। तो फिर जाके वहाँ पर फायरिंग भी हुई। लेकिन ये इसका मैं यही चाह रहा हूँ कि क्या आपने इस हवाले को, इसको मसले को रोकने के लिए क्या आपने वहाँ पर चेक पोस्ट लगाई हैं, या किस हवाले से आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि ऐसे केसेस जो हैं वो कम हो जाए? वो जो मसला है सिपाही का जख्मी आ रहा, वो इधर मोरो में नहीं है, वो बिरा सिटी की हदूद है, वो उधर हुआ था। मोरो की हदूद में हुआ था सर? नहीं, मोरो की हदूद में सिपाही तो जख्मी नहीं हुआ। मोरो की हदूद में हुआ था, आप उस वक्त नहीं थे, लेकिन मोरो की हदूद में हुआ था ये। नहीं, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता क्यों है, इतनी मतलब इनको दलेरी हो जाती है, इनको ये नहीं पता चलता कि नेशनल हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे पर वो जो है वारदातें कर रहे हैं खुलकर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बस वो तो जुर्म करते रहते हैं, जिधर भी आते हैं तो जो नेशनल हाईवे पे आते हैं, लिंक रोड पे आते हैं, जो मिलता है तो वो करते हैं, लेकिन पुलिस तो उसको नहीं छोड़ती है। हाँ। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि ये जो डाकू हैं, जो आपने 3 डाकू गिरफ्तार किए, ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि पुलिस की जानिब से अगर ऐसे बर वक्त कार्रवाइयाँ की जाए, आपने पहले भी अली अकबर खोखर साहब, आपने पहले भी मोरो के लिए अच्छा काम किया है, इस हवाले से ये जो है आपके आने से ये मुकाबला हुआ है, तो ये फरमाएगा कि मजीद तफ्तीश में इन्होंने कुछ बताए हैं आपको? नहीं, बस यही बताया था, ये जो जुर्म किया है वो बिरा रोड में सिपाही जख्मी हुआ था, वो भी कबूलत कर रहे हैं। पहले शाहपुर जाने के नजदीक रोड पे चढ़े थे, वो भी कबूल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मान रहे हैं तो ये जो जुर्म है हमने किया है। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि ये जो डाकू खड़े थे, 9 डाकू, ये बड़ी तादाद होती है 9 डाकू की, ये किस इरादे से खड़े थे वहाँ पर? नेशनल हाईवे के वही जो हैं इरादे से खड़े थे कि जो गाड़ियाँ आ रही है उनको छीने, उनको लूटे? हाँ, यही इरादा था, वो गाड़ी को लूटे, वो छीने। लेकिन ये जो निकले थे जब तक वो गाड़ी पहुंच गई थी, हाँ, उसी टाइम वो हुआ था। अच्छा सर, जी सर, ये भी फरमाएगा कि माह मुहर्रम भी चल रहा है, इस हवाले से आपने जो सिक्योरिटी के हवाला से थोड़ा बताइएगा कि सिक्योरिटी के वहाँ पर कैसी है और कैसी स्ट्रेटजी है आपकी? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह कंट्रोल है सिक्योरिटी के हवाले से। बहुत सारी नफरी भी लगाई है, हम खुद भी उधर होते हैं। हाँ, बिल्कुल अमन अमान है जी। अली अकबर खोखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आपको ये मोरो से खबर दिखाई, ये जो वहाँ पर रात गए जो है पुलिस मुकाबला हुआ है, और SHO की जानिब से जो है बताया गया है, ये स्टेटमेंट है SHO मोरो अली अकबर खोखर साहब की, कि मुकाबला जो है सिर्फ 5 मिनट चला है, और 5 मिनट में जो है एक जो है डाकू को ज़ख्मी किया गया है, उसके साथ साथ उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, मतलब 3 डाकू जो हैं इन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। उसके साथ साथ ये भी SHO मोरो अली अकबर खोखर साहब ने ये भी फरमाया कि 6 अफराद जो हैं, 6 डाकू जो हैं वो वहाँ से फ़रार हो गए, और उनको पकड़ने के लिए जो है मुख्तलिफ जगह पर जो है छापे भी मारे गए हैं, लेकिन ताहाल गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आई है, ताहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इस हवाले से हमने आपको दिखाया। दूसरी टॉपिक हम आपके सामने रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। ज़िला कसूर जो है
पंजाब का ज़िला है, ज़िला कसूर बहुत बड़ा ज़िला है और वहाँ पर भी बहुत सारी वारदातें होती रहती है, लेकिन ये जो वारदातें, ये जो इशू है वहाँ पर, ये समझ से बाहर है। वहाँ पर हुआ ये है नाज़रीन कि दिन की रोशनी में 2 अफराद जो कि 4 माह से वहाँ पर गिरफ़्तार थे, लॉकअप थे, उनकी अचानक से 2 मुलज़मान की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है और जब तबीयत उनकी ख़राब होती है तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वहाँ पर उनको हवालात से, लॉकअप से बाहर निकालता है और वो वहाँ से पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। ये कहानी है ज़िला कसूर में हुई है, जो कि थाना खडिया है वो वहाँ पर कह रहे हैं और डीपीओ ने जो है इस पर एक्शन भी लिया है। उसके साथ साथ जो है जो इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस हवाले से भी हम जानेंगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने जो है मुलज़मान को जो है ये कहकर बाहर निकाला कि इनकी तबीयत ख़राब है और उनके साथ साथ दोनों मुलज़मान जो है ये चले गए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2 मुलज़मान हैं ये गिरफ़्तार इस वजह से हुए हैं कि इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम है कि इन्होंने कत्ल किया है। तो हम जानेंगे अपने रिपोर्टर्स से कि उनका क्या कहना है, क्या कह रहे हैं इस हवाले से, क्या है। ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2 अफराद हैं जो कि कातल के इल्ज़ाम में जो है अंदर लॉकअप में है और ये दोनों मुलज़मान जो हैं वहाँ से फ़रार हो गए। इस हवाले से मज़ीद हम जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है काशिफ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी। काशिफ, ये फरमाइएगा कि ये जो कसूर में हुआ है, दिन की रोशनी में जो है 2 मुलज़मान फ़रार हो गए। जी शुक्रिया। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये 16 अप्रैल को थाना खुडिया की हदूद गांव डिंगशा में जराये के मुताबिक 2 मुतारिफ ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मोहम्मद जमान नामी शख्स जो है वो फायरिंग की जद में आकर जाम भाग हो गया। पुलिस ने मकतूल मोहम्मद जमान के वालिद अब्दुल हमीद की रिपोर्ट पर मुलजिमान अरशाद दोदी, इलियास उर्फ बिल्ला, अख्तर अली और 2 शख्स नामलूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान अरशाद दोदी और इलियास बिल्ला वगैरह को पुलिस थाना खुडिया ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम 4 माह से थाना खुडिया हवालात में बंद थे, लेकिन थाना खुडिया पुलिस की नाअहली देखें कि पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं डाली थी और 4 माह से मुलजिमान को हवालात में बंद किया हुआ था। जबकि दूसरी जानब अपनी नाअहली छुपाने के लिए पुलिस की जानब से मुलजिमान के फरार होने की तरबीज कर दी। मुलजिम इरशाद और इलियास बिल्ला गांव डिंगशा में कत्ल होने वाले मोहम्मद जमान के कत्ल में नामजद थे। इस दौरान 2 यौम से मुलजिमान को पुलिस ने बीमारी का बहाना लगाकर हवाला से बाहर बैठाया हुआ था, जिस पर मुलजिमान मौका पर पाकर थाना खुडिया से फरार हो गए। इतला मिलने पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर, डीएसपी सिटी सर्कल यकूब आवान, पुलिस की नफरी के अमला थाना खुडिया पहुंच गए और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। दूसरी जानब पुलिस अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुलजिमान के फरार होने के बाद भी जो है वो तरदीद कर रही है कि जबकि मकतूल के वर्सा का कहना है कि पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज है, जानबूझकर हमारा मुकदमा खराब कर रही है। मकतूल के वर्सा का कहना है कि मुलजिम फरार होते ही हमको धमकियां लगा रहे हैं। आईजी पंजाब फौरी तौर पर जो है वो नोटिस ले और हमें इंसाफ ना मिला तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मुलजिमान का थाना खुडिया से फरार होने वाले पुलिस की कारकर्दगी पर हजारों सवाल छोड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जबकि दूसरी जानब मकतूल के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आया है, जिसमें मकतूल मोहम्मद के वालिद अब्दुल हमीद का कहना है कि 16 अप्रैल सुबह 10 बजे मुलजिमान अरशाद दोदी, इलियास बिल्ला और अख्तर वगैरह मेरे बेटे को घर से बुलाकर ले गए और दिन दिहाड़े अड्डा डिंगशा में अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब्दुल हमीद का कहना है कि वकूआ के 2 से 3 दिन बाद पुलिस ने मुलजिमान अरशाद दोदी, इलियास बिल्ला और काशिफ मुझे ये बताइएगा कि इन 2 मुलजमान को किसकी सपोर्ट है? बासर वडेरे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस भी जो है वो इनकी पुष्टपनाही करने में लगी हुई है। जी काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, ये खबरें थी। एक तो हमने आपको दिखाया कि सिंध हुकूमत का जो काम था, जो इक़दाम था, वो आपके सामने रखा। उसके साथ साथ हमने आपको मोरूफ में जो वहाँ पर रात के जो मुकाबला हुआ है, डाकू गिरफ्तार भी हुए हैं, 6 डाकू जो हैं वो फ़रार भी हो चुके हैं। उनको पकड़ने के लिए जो है पुलिस ने छापे भी मारे, ताल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, लेकिन SHO अकबर खोखर साहब को यही कह रहे हैं कि वो उनकी भी जल्द जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने आपको कसूर से बताया कि ये दिन की रोशनी में जो है मुलजमान फ़रार हो गए, पुलिस जो है वो सोती रही
और उसके साथ साथ DPO ने भी नोटिस लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि उनको गिरफ्तार पुलिस कर पाती है या यही रवायत बरकरार रहती है कि थानों से जो हैं लोग जो हैं चले जाते हैं। इस सवाल नाज़रीन हमने आपको आज का प्रोग्राम दिखाया। कल इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।